हाँ चले देखिए, बंद करिए लिखना आप। देखिए कल हम लोग ने जो है आपका जो बीजांड का कुछ स्ट्रक्चर ऑफ जो बीजांड का जो संरचना था उसके विषय में जो डाउट था उसके विषय में हम लोग बात किए। उसके बाद हम लोग जो है बीजांड के बाद हमने पढ़ा कि हमारा जो गुरु बीजाणु जनन होता है वह गुरु बीजाणु जनन किस प्रकार से क्या होता है, कंप्लीट होता है, यानी कि किस प्रकार से पूरा होता है। यानी कि उसमें ये बताया गया था कि हमारा जो यानी कि जो मदर सेल होती है, यानी कि जब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में जब सेल डिवीजन होता है ना, तो डिवीजन के पश्चात जो हमारा इसमें जो हमारी जो मदर सेल होती है, इन मदर सेल में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। अर्धसूत्री विभाजन होने के पश्चात जो है इससे एक सेल से मतलब इससे दो डॉटर सेल बने और फिर यहाँ से दो डॉटर सेल बने, है ना। अब जो है अगेन जब इसमें मियोसिस मतलब अब यहाँ पर हमारा जो तीन कोशिका जो तीन सेल होती थी क्या हो जाती है, वो डिजनरेट हो जाती थी, है ना, अभ्रष्ट हो जाती है। अब अभ्रष्ट होने के पश्चात जो हमारा एक सेल बचता है, ये सेल जो बचता है, इसी सेल में क्या होता है, हमारा मियोसिस डिवीजन होता है, यानी कि क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है ना। यानी कि इसमें क्या होगा, हमारा समसूत्री विभाजन होगा। यानी कि अब इसमें जो हमारा सेल डिवीजन नहीं होगा, है ना, इसमें क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, है ना। यानी कि इसमें कैसा होगा, केंद्रकीय विभाजन होगा। तब केंद्रकीय जब फर्स्ट चरण होगा इसमें कंप्लीट होगा तो एक जो है मदर सेल से दो डॉटर सेल बना इसमें, फिर अगेन जो सेकेंड जो है माइटोसिस होगा, यानी कि सेकेंड जब दूसरी बार इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो दो इससे बनेंगे डॉटर सेल, इससे दो बने और दो इससे बने, टोटल चार हो गए, है ना। देख रहे हैं यहाँ पर जो है संरचना दिखाया गया है, यही प्रोसेस है ना। पहले दो सेल बन रही है यहाँ पर, फिर दो से चार बन रही है, चार से आठ बन रही है, आठ बनने के बाद जो हमारा जो है सेल मेम्ब्रेन कोशिका भित्ति का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। फिर अगेन जब तीसरी बार जब इसे जो है समसूत्री विभाजन होगा तो इससे दो बन जाएंगे और इससे दो और इससे दो, है ना, और इस प्रकार से दो, यानी कुल कितने हो जाएंगे, आठ डॉटर सेल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो है गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती थी, कल आप उसके विषय में जाने और समझे। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे उसके आगे का जो चरण होता है, यानी कि ये देखेंगे, अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा बीजांड काय होता है, इसी बीजांड काय के अंदर हमारा क्या होता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो है उपस्थित होता है। और इसी मातृ कोशिका में क्या होता है, हमारा डिवीजन होता है इसमें। अब जब डिवीजन होगा तब डिवीजन होने के पश्चात जो है कितने सेल में बदल जाएगा, चार सेल में बदल जाएगा। यानी कि इसमें कितने बनेंगे, चार मतलब सेल बनेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु चतुष्टक कहेंगे, ठीक है। अब उसके पश्चात जो है हमारा ये जो है इसके बाद हमारा जो इसका मतलब एक पहला एक फर्स्ट चरण ये है, फिर हमारा सेकेंड स्टेज ये है, फिर ये हमारा तीसरा है ना। तो इससे जो है हमारा जो है जो डिवीजन की प्रक्रिया संपन्न होगी, डिवीजन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद एक जो है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से जो है गुरु बीजाणु द्वितीयक का निर्माण होगा। अब जब इसमें डिवीजन होगा तो उससे हमारा क्या होगा, चार जो है चार सेल बनेंगे, यानी कि गुरु बीजाणु चतुष्टक का निर्माण होगा। यानी कि वही चीज यहाँ कह रहा है कि हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट को अगर देखेंगे, यानी कि गुरु स्त्री युग्म मादा युग्म कोबित, है ना, इसी को हम लोग कहते हैं मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब मेल गैमेटोफाइट में क्या होता है कि चार में से फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि इसमें क्या होता है कि चार में से एक गुरु बीजाणु को कार्यशील होता है तथा ये तीन क्या हो जाते हैं, अभ्रष्ट हो जाते हैं। अब इसमें जब आप देखे होंगे इसको, जब डिवीजन होने के पश्चात कितने बनते हैं सेल, एक मदर सेल से जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन जो है दो चरणों में कंप्लीट होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन जब पूरा होता है तो एक मदर सेल से कितने डॉटर सेल बनते हैं, चार डॉटर सेल बन रहे थे, जिसमें से तीन क्या हो जाते थे, डिजनरेट हो गए हैं। तो वही कह रहा है कि कार्यशील जो है चार में से एक गुरु बीजाणु क्या होगा, कार्यशील होगा तथा तीन कैसे होंगे, अभ्रष्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब कार्यशील गुरु बीजाणु जो है, कार्यशील गुरु बीजाणु भ्रूण कोष के रूप में क्या होगा, डेवलप होगा। यानी कि हमारा जो ये जो एक सेल बच रहा है हमारा यहाँ पर, है ना, यही जो है इसमें जो है तीन बार क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के पश्चात जो है
जो है एम्ब्रियो सेक का क्या होगा, निर्माण होगा, यानी कि भ्रूण कोश का निर्माण होगा। अब जो है एक गुरु बीजाणु के से भ्रूण कोश का बनना क्या कहलाएगा, एक बीजाणुज विकास कहलाएगा। क्या कहलाता है, एक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का बनना कहलाता है वो क्या, एक बीजाणुज विकास कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि एक बीजाणुज विकास क्या होता है ना। क्वेश्चन आता है कि एक बीजाणुज विकास से आप क्या समझते हैं। तो एक बीजाणुज विकास क्या होता है कि एक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का बनना क्या कहलाएगा, एक बीजाणुज विकास कहलाएगा। अब इसके पश्चात जो है हमारा जो है भ्रूण कोश विकसित हो गया, है ना। तो जब भ्रूण कोश विकसित हो गया तो अब इसके आगे का जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भ्रूण कोश का निर्माण जो है, भ्रूण कोश के निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से हो, इसे अगर समझें। तो अब यहाँ कह रहा है कि जो हमारा कार्यशील गुरु बीजाणु होता है, कार्यशील गुरु बीजाणु केंद्रक में क्या क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। यानी कि आप यहाँ पर देखे होंगे जब ये 3 सेल डिजेनरेट हो जाती है, अपग्रेड हो जाती हैं, तो इसमें हमारा जो कार्यशील एक्टिव जो गुरु बीजाणु होता है ना, मेगास्पोरेंजियस जो होता है, अब उसमें क्या होगा, उसके केंद्रक में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। ये सबसे पॉइंट वाली बात यहाँ पर है कि सेल डिवीजन नहीं, किसमें होगा, हमें उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। ठीक, कल बताया भी गया था। तो वही कह रहा है कार्यशील गुरु बीजाणु केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा, और यहाँ जो केंद्रक शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब कह रहा है कि समसूत्री विभाजन के पास जो है दो केंद्रकी का क्या होगा, निर्माण होगा, यानी कि दो केंद्रकी यानी कि दो न्यूक्लियाई बनेंगे, है ना। दो न्यूक्लियाई बनेंगे, दो न्यूक्लियाई जो है ये विपरीत ध्रुवों पर क्या करेंगे, गमन करेंगे। विपरीत ध्रुवों पर गमन करने का तात्पर्य यह है कि एक जो हमारा एक न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियाई जाएगा आपका निभागी सिरे पर, है ना, और जो दूसरा हमारा न्यूक्लियाई होता है वो कहाँ जाएगा भाई, जो हमारा बीजांड द्वारी सिरा है उस बीजांड द्वारी सिरे पर जाएगा, है ना। आप यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार संरचना जो हमारा है, यानी कि जो हमारा दो न्यूक्लियाई बन रहा है, एक न्यूक्लियाई हमारा जाता है निभागी सिरे पर, और जो दूसरा जो है न्यूक्लियाई होता है वो हमारा किस पर जाता है, हमारा इस पर बीजांड द्वारी सिरे पर। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो दो केंद्र की भ्रूण कोश की रचना, इससे जो है दो केंद्र की भ्रूण कोश की रचना होगा, और इसी दो केंद्र की भ्रूण कोश की रचना में अगेन जो है दो समसूत्री केंद्र की विभाजन की प्रक्रिया क्या होगी, शुरू होगी। अब दो समसूत्री केंद्र की विभाजन की प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात इसमें जो है 8 केंद्र की भ्रूण कोश क्या होगी, संरचना होगी, यानी कि 8 केंद्र की भ्रूण कोश का निर्माण होगा। इसी के पश्चात जो है तत्पश्चात हमारा कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, और जो विशिष्ट भ्रूण कोश का क्या है, एक रूप है। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ देखेंगे कि अगर इस फिगर को एनालाइज करेंगे तो इसमें जो है जो दो न्यूक्लियाई बन रहे हैं, दो न्यूक्लियाई में अगेन जो है हमारा समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो इससे क्या बन रहा है, चार न्यूक्लियाई बन रहे हैं, यानी कि 4 केंद्र की सेल बन रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें जब अगेन डिवीजन हो गया तो कितने बने पूरा सेल, 8 बने, 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर। ठीक है, अब कह रहा है कि यह जब तक न्यूक्लियर डिवीजन होगा, है ना, जब तक न्यूक्लियर डिवीजन होगा तब तक भित्ति नहीं बनेगी, यानी कि हमारा जो इस सेल में जो मेम्ब्रेन बन रही है, जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, यानी कि जो भित्ति देख रहे हैं, इस जब तक फिर न्यूक्लियर डिवीजन की क्रिया चलती रहेगी तब तक जो है इस भित्ति का निर्माण नहीं होगा। और जब विभाजन हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब भ्रूण कोश के रूप में 8 केंद्रक बनने के पश्चात कोशिका भित्ति का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है एक एम्ब्रियो सेक का निर्माण आपके जो है बीजांड के अंदर होता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया थी आपका भ्रूण कोश के बनने की प्रक्रिया। अब हम इसके बाद देखेंगे कि किस भ्रूण कोश के अंदर की जो संरचना होती है, यानी कि जो भ्रूण कोश के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होती है उसको हम लोग जो है समझेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। हाँ देखिए, अब जब हम भ्रूण कोश के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ें तो उसके बाद जो है, अब उसके बाद का प्रोसेस है कि नहीं, भ्रूण कोश के भीतर कोशिकाओं का जो वितरण होता है वह किस प्रकार से जो होता है। ठीक है, लिखिए मत, यानी कि भ्रूण कोश के भीतर कोशिकाओं का जो वितरण होता है, अगर हम इसको इस डायग्राम के माध्यम से समझे तो कह रहा है कि 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से क्या होता है, घिरी हुआ कोशिकाओं में क्या होता है, संयोजित होता है। यानी कि हमारा
भ्रूण कोश की जो आंतरिक संरचना होती है, यानी कि भ्रूण कोश की अगर हम आंतरिक इनर पार्ट की अगर बात करें, इसमें कह रहा है कि 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से क्या होता है, घिरी व कोशिकाओं में क्या होती है, संयोजित होता है। यानी कि 6 न्यूक्लियाई की बात कर रहा है, यानी कि अब बात कर रहा है कि हमारा जो निभागी सिरे पर जो 3 सेल होते हैं, यानी कि 3 कोशिकाएं होती हैं, और 3 कोशिकाएं जो कहाँ होती हैं, बीजांड द्वारी सिरे पर, उसकी बात कर रहा है। यानी कि उसमें 3 कोशिका होती है, 3 कोशिका में एक एक केंद्रक, 6 न्यूक्लियाई हो गए, कुल 6 केंद्रक हो गए, तो उसी की बात कर रहा है। आगे कह रहा है कि 2 न्यूक्लियाई जो होता है, ये 2 न्यूक्लियाई यानी कि ध्रुवीय न्यूक्लियाई जिसे कहते हैं, बड़े केंद्र की कोशिका में क्या होता है, स्थित होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे इसको, डायग्राम को अगर आप सही ढंग से समझेंगे, तो ये हमारा जो है, यहाँ पर हमारा निभागी सिरा होता है, ये वाला, सॉरी, ये बीजांड द्वारी सिरा हमारा है, और इसके ऊपर जो हमारा देख रहा है, ये निभागी सिरा है, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो है 3 सेल है ना, 3 सेल है, और इन केंद्रक है, ये केंद्र, ठीक है, ठीक है। यानी कि बीजांड द्वारी सिरे पर और निभागी सिरे पर 3 सेल है और 3 केंद्रक, ठीक है। अब हमारा जो 2 न्यूक्लियाई है, देख रहे हैं यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई है ये। अब 2 न्यूक्लियाई जो होते हैं केंद्रीय कोशिका में क्या होते हैं, स्थित होती है। यानी कि अगर आप इस संरचना को अगर देखें, ये डायग्राम बना लियो सब लोग ना, अगर आप इस संरचना को देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ से जो जा रहा है बाटा ऐसे करके, यही हमारा क्या आता है, केंद्रीय कोशिका होता है। यानी कि जिसे हम लोग पोलर सेल कहते हैं, है ना, पोलर सेल जिसे कहते हैं, यानी कि ध्रुवीय कोशिका जिसे कहते हैं। और इस ध्रुवीय कोशिका में 2 न्यूक्लियाई मौजूद है, ठीक है। आगे कह रहा है कि बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं का समूह क्या कहलाता है, अंड उपकरण कहलाता है। यानी कि आपको एक क्वेश्चन आता है कि अंड उपकरण क्या होता है ना। यह मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया कि मतलब ये है कि बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है ना, बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंड उपकरण कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। इसको मैं ब्रैकेट में लिख दिया हूँ ताकि आप लोग समझ पाए कि जो है ये घटना क्या कहलाएगी, अंड उपकरण। बात समझ में आई इतना। अब उसके बाद कह रहा है कि अंड उपकरण में जो है 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका होती है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस से हम लोग बात करते आ रहे हैं कि हमारा जो बीजांड द्वारी सिरे पर जो 3 कोशिकाएं होती हैं, इन यानी कि उसे हम लोग अंड उपकरण के नाम से बोलते हैं। और इसी अंड उपकरण में 2 कोशिकाएं होती हैं, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और 1 अंड कोशिका होती है, जिसे हम लोग इसी अंड मतलब इसे एक सेल बोलते हैं, है ना। कल हमने आपको बताया था कि हमारा जो एक सेल होता है, इसी एक सेल को हमारा जो मतलब वो जो पराग नलिका होती है, जो पोलन ट्यूब होती है, जब ये पोलन ट्यूब विकसित होती है तो विकसित होने के पश्चात इसी एक सेल को आकर के पहले फर्टिलाइज करती है। इसके विषय में आपने कल जाना था, ठीक है। अगर हम इसको आपको सही ढंग से अगर बताएं समझाएं इसको, तो आप देखेंगे कि जिससे कि मान लीजिए ये हमारा वर्तिकाग्र है, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमें हर एक फिगर का जो है विश्लेषण करने आना चाहिए, यानी कि हर डायग्राम को अच्छे रूप में, स्पष्ट रूप में हमें क्या ना समझ में आना चाहिए, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका जो बीजांड का संरचना था, तो बीजांड की संरचना को सब लोग आप लोग भली भांति पूर्वक अच्छे ढंग से उसको जो तैयार करेंगे, ठीक है। क्योंकि जिसको बीजांड का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा, उसको ये पूरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बीजांड के स्ट्रक्चर में ही पूरा चैप्टर का जो है घटनाएं समाहित है उसमें, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, मैं इसके विषय में कल भी बात किया था, आगे भी बात कर रहा हूँ। तो देखिए हमारा ये अंडाशय होता है, और इसी अंडाशय के अंदर हमारा बीजांड होता है, और इसी ये हमारा बीजांड द्वारी सिरा है। अब यहाँ हमारा क्या होता है, 2 सहायक कोशिका होती हैं और 1 अंड कोशिका होती है। और इसके निभागी सिरे पर जो होता है, ये मान लीजिए यहाँ सेल है ना, ये है। और यहाँ बीच में हमारा क्या होता है, ध्रुवीय कोशिका होती है, ठीक है। अब यहाँ जब मान लीजिए किसी भी परागकण के माध्यम से जब यहाँ परागकण गिरता है कोई, है ना, परागण की क्रिया जब संपन्न होती है, तो परागण की क्रिया संपन्न होने के पश्चात जब इस वर्तिका पर जाएगा, तो यहाँ से जब परागकण विकसित होगा, तो उसी टाइम हमारा पराग नलिका क्या होगी, विकसित होंगी। अब यही पराग नलिका जो है वर्तिका के रास्ते से होते हुए, है ना,
किसके रास्ते से होते हुए? वर्तिका के रास्ते से होते हुए कहाँ जाएगी? आपके बीजांड के अंदर, है ना, बीजांड द्वार से होते हुए बीजांड के अंदर जाएगी। तो जब बीजांड के अंदर जाएगी तो आपका जो अंड उपकरण होता है ना, जो अंड उपकरण होता है, इसी अंड उपकरण में 2 कोशिकाएं होती हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं, ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला भाग देख रहे हैं आप, ये दोनों क्या है? हमारी सहायक कोशिका है ना। और जनरली सहायक कोशिका जो होता है क्या करता है? पराग नलिका को अंड कोशिका तक जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, आप इस फिगर में अगर आप सही ढंग से देखेंगे तो अब यहीं से हमारा जो है पराग नलिका जो है, अगर यहाँ से पराग नलिका हमारी आएगी तो यहीं से इंटर करेगी बीजांड के अंदर, है ना। अब बीजांड के अंदर जब एंट्री करेगी, इस प्रकार जो इसकी संरचना देख रहे हैं आप सहायक कोशिका की, तो अब यही सहायक कोशिका क्या करती है? इसको बीजांड के अंदर जाने के लिए क्या करती है? मार्ग प्रदान करती है। अब ये जो इसके अंदर जो तंतु समुच्चय है, और इस तंतु समुच्चय में एक अलग डिफरेंट टाइप का जो है केमिकल का स्राव होता है, और यही जो केमिकल रिलीज होता है इसमें जो स्रावित होता है, यह इस पराग नलिका को क्या करता है? मूवमेंट में क्या करता है? सहायता करता है। क्या बात समझ में आप लोग को? यानी कि हमारा ये जो आप सहायक कोशिका होती है, यह सहायक कोशिका जनरली जो पराग नलिका होती है, पराग नलिका को अंड कोशिका तक जाने के लिए क्या करती है? रास्ता प्रदान करती है। और इसी के सहायक कोशिका के अंतर में तंतु समुच्चय होता है, और यही तंतु समुच्चय एक डिफरेंट टाइप के क्या करता है? केमिकल्स को रिलीज करता है। मतलब विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ क्या होता है? स्रावित होती है। और ये जो रासायनिक पदार्थ इसमें स्रावित हो रही है, यही उसको जो है हमारा जो पराग नलिका होती है, पराग नलिका को क्या करती है? मूवमेंट में क्या करती है? सहायता करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा पराग नलिका कहाँ तक पहुंच पाती है? अंड कोशिका तक। ठीक है, तो अंड कोशिका तक जब मेल गैमेट पहुंच जाते हैं, भाई मेल गैमेट यानी कि आपको बताया गया है कि जो पराग कण होते हैं, इसी पराग कण में क्या होते हैं? पराग कण हमारा क्या होता है? नर युग्मक होता है। तो अब पराग नलिका में 2 मेल गैमेट होते हैं, है ना। अब ये जो हमारा जो पहला मेल गैमेट होता है, वो जाकर के पहले किसको जो फर्टिलाइज करेगा? अंड कोशिका को, है ना। बात समझ में आई? अंड कोशिका को फर्टिलाइज करेगा, तो यहाँ से किसका निर्माण होगा? भ्रूण कोश का, एम्ब्रियो सेक का। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा दूसरी कोशिका होती है, जो दूसरा जो हमारा गैमेट होता है, यानी कि वो मेल गैमेट जो दूसरा होता है, वो जाता है कहाँ भाई? ये केंद्र की कोशिका में जाता है। इस डायग्राम को बना लिया है ना, और इसमें लिपापोती हो गई है। अब जो हमारा जो दूसरा मेल गैमेट होता है, वो कहाँ पहुँचता है भाई? इस केंद्र की कोशिका में पहुँचता है। और इस केंद्र की कोशिका में जब पहुँचता है हमारा दूसरा मेल गैमेट, तो जब इस पोलर सेल को जो फर्टिलाइज करता है, तो पोलर सेल को फर्टिलाइज करने के पश्चात इससे किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का। कंफ्यूजन ना हो, एक भ्रूणपोष होता है और एक भ्रूणकोश होता है। आप डाउट हो जाएंगे, भ्रूणपोष और भ्रूणकोश। बात समझ में आई? यानी कि जो भ्रूणपोष होता है, यह भ्रूणपोष जनरली भ्रूणकोश को क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है, यानी कि पोषण प्रदान करता है। तो सबसे पहले बीजांड के अंदर किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का। ठीक है, क्यों? ताकि हमारा जो एम्ब्रियो सेक डेवलप होगा, इसी एम्ब्रियो सेक को जो है पोषण मिल सके सही रूप में, इसलिए सबसे पहले हमारा भ्रूणपोष जनरेट होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी पूरी संरचना होती है। भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाओं का जो वितरण होता है, वो इस प्रकार से होता है। आगे कह रहा है कि 3 अन्य कोशिकाएं निभागी छोर पर होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटीपोडल या प्रतिव्यसांत कहते हैं, है ना। यानी कि 3 अन्य कोशिका कहाँ होती है भाई? हमारे निभागी सिरे पर। आपने देखा निभागी सिरे पर 3 कोशिका हैं। इस प्रकार से आवृत बीजीय भ्रूणकोश में 8 जो है न्यूक्लीकृत 7 कोशिकाएं होती हैं। बात समझ में आई? यानी कि जो आवृत बीजीय भ्रूणकोश होता है ना, ये आप लोग जानते हैं कि जो हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, इसी से पुष्प का निर्माण होता है ना। एंजियोस्पर्मिक जो हमारा प्लांट होता है, इसी से किसका निर्माण होता है भाई? पुष्प का निर्माण होता है। तो अब हमने इस भ्रूणकोश के भीतर की संरचना से अध्ययन करने के पश्चात पाया कि आवृत बीजीय भ्रूणकोश में 8 न्यूक्लीकृत 7 कोशिकाएं क्या होती हैं? समाहित होती हैं। और समझ में आई, है ना। तो ये पूरी घटना थी भ्रूणकोश के बनने की और भ्रूणकोश के इनर पार्ट के स्ट्रक्चर की।
सबको समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो पूछ लिए क्वेश्चन, कोई डाउट हो किसी को क्वेश्चन पूछ लीजिए।